सुप्रभातम विद्यार्थियों। दीप मोहन क्लास एज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हम स्वरों के संबंध में जानकारी कर चुके हैं या अध्ययन कर चुके हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। उनका उच्चारण स्थान किस रूप में होता है, किस प्रकार वे किस किस व्यंजन वर्ण को बोलने में किस तरह सहायता प्रदान करते हैं और किस तरह अपने आप को व्यवस्थित किए हुए वो हिंदी के स्वर वर्ण हैं। तो इस बीच में हमारा थोड़ा क्रम टूटा है। रेगुलर जो हम वीडियो डाल रहे थे वो नहीं डाल पाए क्योंकि दीपावली के उपलक्ष्य में कुछ शेड्यूल इतना बिजी हो गया कि इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो वर्ण है यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हुए रहते हैं। अभी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, वर्णों से उच्चारण स्थान ही पूछा गया था सीधा कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो प्रत्येक एग्जाम में जरूर यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, क्वेश्चन बड़े सीधे सरल आते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़े से असमंजस में पढ़ करके या थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण हमें एक दो नंबर का क्वेश्चन जो एक बिल्कुल सरल होता है, यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, सीधे सरल होते हैं। यहाँ कोई व्याकरण का कोई नियम प्रतिबद्ध नहीं होता कि इसमें ये करने से या ये करने से ये कोई वो नहीं होता, सब अपने सीधे हैं। जहाँ जिस तरह जिसका उच्चारण हो रहा है, जो जिस रूप में है उसका हमें अध्ययन करना होता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए व्यंजन, वी प्लस अंजन, व्यंजन यण संधि। अब देखिए व्यंजन का अगर हम कई रूपों में अर्थ देखें तो व्यंजन भोजन को भी कहा जाता है, व्यंजन स्वरवर्णों को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन स्वरवर्णों को नहीं, व्यंजन जो वर्ण होते हैं हिंदी व्याकरण की उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर अब व्यंजन जो वर्णमाला है, जो हमारे अंदर अंतर्गत वर्णमाला के जो शब्द हैं उन शब्दों के संबंध में कि व्यंजन होते क्या, सीधे सरल रूप में जो इसकी परिभाषा बनती है वो यही बनती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, यह ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, तो उन वर्णों को या उन वे ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ कहलाती हैं, व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं या उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिखा भी गया है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर आने वाली प्राणवायु, प्राणवायु को बता दिया, सांस को कहते हैं, मुख विवर्ष में या स्वर यंत्र में अवरोध के साथ निकलती है, जिसे दूर करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं या उसे व्यंजन कहा जाता है। मुख्यतः व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बाद में भी बताएंगे जब इनका उच्चारण स्थान बताएंगे। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख विवर के किसी न किसी अंग का क्या करती है, स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्ण वे वर्ण होते हैं जो जिनका उच्चारण कर स्वरों की भांति हो जाता है। किसकी भांति हो जाता है, स्वरों की भांति हो जाता है। इसलिए इनमें से एक दो वर्ण तो ऐसे भी होते हैं जो अर्ध स्वर कहलाते हैं। और ऊष्म वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु थोड़ी घर्षण के साथ निकलती है और हमारी प्राणवायु थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, तो वह वे वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। वैसे टोटल इन वर्णों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, लेकिन हम पिछले उसमें पढ़ करके आए हैं कि इनकी संख्या 48 हिंदी में मानी जाती है, क्योंकि तो कुल वर्णों की संख्या हम कितनी मान के आए थे, 48 मान के आए थे। जबकि स्वतंत्र वर्णों की संख्या देखें तो स्वरों की संख्या कितनी बतलाई थी, 11 स्वर हुए, 33 व्यंजन हुए, स्वतंत्र कितने हो गए, 44 हो गए। लेकिन 4 वर्णों की और आवश्यकता हमें पड़ी जो हिंदी के अंतर्गत बनाए गए, जिन्हें संयुक्त अक्षर भी कह दिया जाता है। तो उनको मिलाकर के टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे पास, 48 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन संस्कृत से जिन व्यंजनों को अपनाया गया था उनमें उन संयुक्त अक्षरों की कोई भी तुलना नहीं की जाती है। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, इनकी संख्या 25 होती है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों वर्गों के अंतर्गत इनके 5 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ ङ, च
छ जे झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। यहाँ तक टोटल कितने हुए? 25 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हुए? संयुक्ताक्षर जो वर्गीय, कई बार पूछ लिया जाता है वर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गीय वर्ण कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कितनी संख्या हुई? 25 संख्या हुई। कितने? 25 होते हैं। और उसके बाद अंतस्थ, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य र ल व। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि क्रम बताइए, कौन सा क्रम रहेगा? तो सही क्रम यही होता है, ये र ले वे। उसके बाद ऊष्म, स श्र त्र है। देखिए ये तालव्य है, मूर्धन और दंतस्य तीनों है। तो इसको जिह्वा हमारे तालु को स्पर्श करनी चाहिए। स, मूर्धन में मूर्धा को स, इसमें दंत को से, और ये है। ये हुए ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ तक जो संख्या है वो हमारी कितनी संख्या हो जाती है? 4 ये हो गए, 25 और 8 33 हो जाते हैं। उसके बाद 4 संयुक्ताक्षर हैं, 1 छ त्र ग और श्र। 6 ये संयुक्ताक्षर 2 वर्णों को, व्यंजन वर्णों को मिलाकर के बनाए गए हैं, हिंदी के ही हैं। क और स को मिलाकर के छ, त और र के योग से त्र, ज और य के योग से ग, और श और र के योग से क्या बनता है? श्र। तो क्षेत्र गे और श्र, ये 4 संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। और हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो जाती है इनकी? इसमें 11 स्वर और जोड़ दिए जाते हैं। कितने स्वर जोड़ देते हैं? 11 स्वरों को जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी आ जाती है? 48 आ जाती है। कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे पास? 48 वर्ण हो जाते हैं। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। व्यंजन वर्ण की यदि कभी परिभाषा पूछ ली जाए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किनकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। या फिर हम वही ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु मुख विवर में या स्वर यंत्र में अवरोध के साथ निकलती है, और उस अवरोध को दूर करने के लिए यदि हम क्या करें, इन वर्णों को दूर करने के लिए उनका सहारा लें, तो फिर किसका उच्चारण होता है? जिन वर्णों का उच्चारण होता है वही वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये पूर्ण रूप से कैसे वर्ण है या स्वतंत्र रूप से व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये उच्चारण करने योग्य कैसे बनेंगे? उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे क, और किसकी सहायता से बोला जाएगा? अवर्ण की सहायता से बोला जाएगा। इसीलिए इस वर्ण को कैसा वर्ण कहा गया था? कि बिना मात्रा वाला वर्ण है। जब हम मात्राएं पढ़ रहे थे तो अब उच्चारण करने योग्य हलंत हट गया, क प्लस है क्या बन गया? क। ठीक है, तो क्या नहीं होगा? अब होगा क ख ग घ ण, नहीं बोला जाता अंग। तो इस तरह प्रत्येक वर्ण में यदि अवर्ण जोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह से उच्चारण करने योग्य बन जाते हैं। उसके बाद अब व्यंजनों को वर्गीकरण देखिए कि कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। वर्ग के हिसाब से क वर्ग, क ख ग घ ड, क ख ग घ ड है, और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे ही हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं तो प्राणवायु हमारे कहाँ पर? कंठ पर आकर के अवरुद्ध होती है, और ये कैसी ध्वनि कहलाती है? कंठ ध्वनि कहलाती है। च वर्ग, च छ ज झ ये और से, ये तालु, उच्चारण स्थान तालु होता है। और कैसी ध्वनियाँ होती? कैसी ध्वनि है? तालव्य ध्वनियाँ हैं। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण र से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और ये कौन सी ध्वनि होती है? मूर्धन्य ध्वनि होती है। ट वर्ग पूछा गया था, ट का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और ध्वनि का नाम मूर्धन्य होता है। त वर्ग, त थ द ध न ले और से, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ये कैसी ध्वनि कहलाती है? दंतस्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। पे वर्ग, पे फे बे पे फे बे भे में, ये कैसी ध्वनि? इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। ध्वनि का नाम कौन सी ध्वनि के नाम से जाना जाएगा? ओष्ठ ध्वनि के नाम से जाना जाता है। वे दंतोष्ठ, इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांत और ओष्ठों का हमें सहारा लेना पड़ता है। प्राणवायु दांतों का, जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है, और
होठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए ये कैसी ध्वनि कहलाती है? दंतोष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है। उसके बाद इंग, ये, ण, ने और मैं, और उसके साथ ही अनुस्वार, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। और किस नाम से जानी जाती है ये ध्वनियाँ? नासिक के ध्वनि के नाम से जानी जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? नासिक के ध्वनियाँ कहा जाता है। ये ने, ये इंग, ण, ने, में, इनका, और ये इन्हें द्विस्थानीय भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये अपने अपने वर्ग के साथ आ रहे हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? नासिक के वर्ण हो रहे हैं। अगली वीडियो में इस संबंध में इनका कौन सा उच्चारण स्थान किस प्रकार होता है वो आप लोगों को बताया जाएगा। आप इस दीपमोहन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।